नमस्कार। आज आप सबको बाबू गुलाब राय रचित काव्येषु नाटकम रम्यम बताने जा रहा हूं। इस रचना में हम देखेंगे बाबू गुलाब राय जी नाटक को कैसे बाकी विधाओं से, चाहे वो काव्य हो, उपन्यास हो, बाकी सभी विधाओं से वो नाटक को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि नाटक से वो मानते हैं कि एक नाटककार घटनाओं के माध्यम से जो पाठक है, देखने वाले लोग हैं, उनको कैसे वो भूतकाल की घटनाओं को लेकर वो वर्तमान में दिखाता है और ऐसे दिखाता है कि देखने वाले को लगता है कि ये जो घटनाएं अभी घटित हो रही हो। अर्थात वो घटनाओं के साथ लोगों का जो जुड़ाव है वो भाव के द्वारा ऐसे आत्मिक जुड़ाव हो जाता है कि उनको बिल्कुल नहीं लगता कि ये जो घटनाएं हैं वो भूतकाल से संबंधित है। और वो जो मूल रचना के जो नायक है उस नायक को भी भूल जाता है और नाटककार ऐसे नाटक की प्रस्तुति करता है कि वो उसी को उस रचना का नायक वास्तविक रूप में मान लेता है। तो इस नाटक में मैं आप लोगों को इस निबंध में, काव्येषु नाटकम रम्यम नामक निबंध में, मैं आपको प्रमुख प्रमुख बातों को बताऊंगा। बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं प्रमुख प्रमुख बिंदुओं को यहाँ लिख दिया हूँ और उसी को बताया जाएगा और पूरा विस्तार से आपको बताया जाएगा कि कैसे ये बाकी रचनाओं से, कैसे नाटक को ये अलग करके दिखाते हैं, नाटक को कैसे सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। और कहीं ना कहीं आपको अगर ये वीडियो अच्छा ही लगेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और अच्छा लगेगा तो कम से कम मेरे उत्साहवर्धन के लिए, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो कर सकते हैं ना, आपका कुछ नुकसान होगा तो कम से कम वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और निश्चित ही आपको लाभ होगा। आप जुड़े रहिए अंत तक। पूरा विस्तार से बताऊंगा कि काव्येषु नाटकम रम्यम और बाबू गुलाब राय जी इस रचना के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। भरत मुनि जी ने किसको पंचम वेद कहा है और श्रव्य और दृश्य क्या है। अरस्तु जो विदेशी विद्वान है, अरस्तु जी का क्या मत है, नाटक को उन्होंने ट्रेजेडी माना है। और इस प्रकार हम देखेंगे कि नाटक के क्या क्या तत्व हो सकते हैं, बाबू गुलाब राय ने नाटक के क्या तत्व माने हैं और इससे क्या शिक्षा और क्या उपदेश मिलता है। ये सारी चीजें मैं क्रम से बताऊंगा। तो आपको विलंब ना करते हुए मैं सीधा मुख्य बिंदु में जाऊं। तो हम देखें कि मनुष्य के हृदयगत रस स्वरूप आनंद की अभिव्यक्ति को ये काव्य कहते हैं। ब्रह्मानंद और काव्यानंद में ये विशेष अंतर नहीं करते, केवल अंतर यही बताते हैं कि संसार निरपेक्ष और पूर्णतया आत्मगत होता है। काव्य का आनंद संसार निरपेक्ष होता है, किंतु लौकिक लौकिक से इस बात में भिन्न होता है कि उसमें व्यक्तिगत रहते हुए भी क्षुद्र स्वार्थों से ऊंचा होता है। जो रचनाकारों की जो दृष्टि है वो क्षुद्र स्वार्थों से ऊंचा उठ के जो रचनाकार है वो रचना करता है। और हम देखें ब्रह्मानंद और काव्यानंद को, इसी प्रकार वो ब्रह्मानंद उसको ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है काव्य को, अर्थात कविता की सृष्टि करने वाला। और ब्रह्मानंद में ज्यादा अंतर वो नहीं मानते रचनाकार। कविता व्यक्तिगत होते हुए भी क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर की चीज है, वो व्यक्तिगत होती है लेकिन वो एक जो छोटे छोटे स्वार्थ है उनसे ऊपर की चीजें हैं। और कविता कहीं ना कहीं हम देखें वो विज्ञान की अपेक्षा कवि का दृष्टिकोण अधिक मानवीय होता है। जो विज्ञान है वो अन्य जीव जंतुओं को मानव से जोड़ देता है, लेकिन जो रचनाकार है, एक जो कवि है, वो कविता के माध्यम से प्रकृति का भी मानवीकरण कर देता है। इस प्रकार हम देखें विज्ञान भले उसकी आवश्यकता है, मैं ये नहीं कह रहा, न गुलाब राय जी कह रहे हैं, लेकिन कवि का जो दृष्टिकोण है अधिक मानवीय होता है। वो प्रकृति को भी मानव का रूप दे देता है। फिर हम देखें पाश्चात्य देश में जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो विषयगत तथा अनुकूल है, आत्मगत या प्रगीत है, दो तत्व स्वीकार करते हैं।
फिर हम देखें भारतीय साहित्य शास्त्र में काव्य के दो दृश्य दिखाए गए हैं, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य अर्थात हम सिर्फ उसको अपने श्रवण के माध्यम से, सुनने से ही हम ग्रहण करते हैं, और दृश्य का होता है कि हम उसको देखते हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इस प्रकार से हम देखें कि जो दृश्य माध्यम है वो पाठकों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और जो अनपढ़ है या अशिक्षित है उन पर भी ये ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है नाटक का। और कहीं ना कहीं हम देखें कि जो नाटक है और जो दृश्य माध्यम है, दृश्य श्रव्य, चूंकि नाटक भी एक रूप से दृश्य श्रव्य भी है, हम सुनते भी है, देखते, इसीलिए वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। हम देखें ब्रह्मा जी से देवतागण याचना करते हैं, क्रीडनीयकम मिच्छाम दृश्यम श्रव्यम च यद भवेत्। नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक में ये कहा गया है कि नाटक से ही हम देखें कि दोनों श्रव्य काव्य में श्रवण इंद्रिय का ही काम रहता है, जहां दृश्य काव्य में दो माध्यम होने के कारण दर्शक की कल्पना पर कम बल पड़ता है और प्रभाव अधिक होता है। ब्रह्मा जी से भी याचना की है देवगण, क्रीडनीयक मिच्छाम दृश्यम श्रव्यम च यद भवेत्। नकल और असल में विशेष अंतर नहीं रह जाता। दृश्य श्रव्य, अगर हम नाटक देख रहे हैं तो नकल और असल में अंतर नहीं रह जाता। मैं पहले ही बताया ना कि लोग देखते हुए इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उस रचना में, उस नाटक में जो दिखाया जा रहा है उसी को वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसी को वो मुख्य नायक स्वीकार करते हैं। नायक के सुख दुख में पाठक भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार हम देखें कि जो रचनाकार है वो नाटक की ऐसी प्रस्तुति करता है, अपने पात्रों को ऐसे उकेरता है कि लोगों को लगने लगता है कि वही सत्य है, और उसके पहले जो घटनाएं हुई है उस घटना को वो भूल जाता है, और वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही है उसी को वो सर्वोपरि मान लेता है। नाटक दिखाने का मूल स्रोत क्या है, यहाँ दिखाऊं। दृश्य काव्य रूपक नाटक इंद्रिक माध्यम अर्थात नेत्र और श्रवण, हम दोनों से, दृश्य माध्यम अर्थात नाटक को और रूपक को हम किससे ग्रहण करते हैं, नेत्र से और श्रवण से, दोनों चीजों से हम ग्रहण करते हैं। और इसी ग्रहण करने के उसमें इसका प्रभाव आप देखिएगा कि कैसे होता है। फिर नाटक दिखाने का मूल स्रोत भाव जगत, जो कि काव्य की आत्मा और रस का आधार है। नाटक दिखाने का मूल स्रोत क्या है, भाव जगत है, जो काव्य की आत्मा भी है और रस का आधार भी है। रस हम ग्रहण करते हैं अर्थात सुख दुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार हम देखें फिर ब्रह्मा जी और देवता, त्रैलोकस्य सर्वस्व नाट्यम भावानुकीर्तनम, नाट्य शास्त्र प्रथम अध्याय के 104 श्लोक में है। तीनों लोगों को भाव का अनुकरण कराता है। ब्रह्मा जी और देवता सब मिलाकर क्या करते हैं, त्रैलोकस्य सर्वस्व नाट्यम भावानुकीर्तनम, भाव के द्वारा चीजों को बताने का प्रयास किया जाता है। और अरस्तु ने परिभाषा दिया है, उन्होंने नाटक को ट्रेजेडी माना है। तो मैं उनका जो कथन है, परिभाषा है, उसको आपको शब्दशः पढ़ के बताऊं। A tragedy then is the imitation of an action that is serious and also as having magnitude complete in itself, in language with pleasurable accessories each kind, brought in separately in the parts of the work, in a dramatic, not in a narrative form, with incident arousing pity and fear wherewith to accomplish its catharsis of such emotions। अर्थात ट्रेजेडी उस कार्य विशेष का अनुकरण है जिसमें गंभीरता के साथ आकार की स्वतः पूर्णता हो और जो सब प्रकार के प्रसन्नोत्पादक उपकरणों से अलंकृत भाषा में व्यक्त हो और जिसकी रचना नाटकीय ढंग से की गई हो, न कि प्रकथन या विवरण के रूप में की गई हो। यही गुण उसको महाकाव्य से पृथक कर देता है और यही गुण महाकाव्य से नाटक को अलग दिखाता है।
इसमें ऐसी घटनाएं रहती हैं जो करुणा और भय को जागृत कर उन भावों का रेचन या निकास कर देती है। उसी को कैथार्सिस कहा गया है। भावों के रेचन निकास द्वारा उनका परिष्कार हो जाना नाटक का मुख्य उद्देश्य है। इस परिभाषा के इस प्रकार निम्नलिखित तत्व अरस्तु जी ने बताए हैं। इस परिभाषा के तत्व क्या है? गांभीर्य, गंभीरता होनी चाहिए रचना में, स्वतः पूर्णता, अलंकार पूर्ण भाषा, विवरण के स्थान में अभिनयात्मकता, अर्थात विवरण नहीं होना चाहिए, उसमें अभिनय होना चाहिए, दिखाना चाहिए अभिनय के द्वारा, जिससे लोगों का आत्मिक जुड़ाव हो। करुणा और भय जागृत करने वाली घटनाएं, लोगों के मन में नाटकों के द्वारा, नाटक जो प्रस्तुतिकरण की जा रही है उसके द्वारा करुणा और भय जागृत करने वाली घटनाओं का उसमें दिखाना चाहिए। फिर हम देखें उद्देश्य रूप से भावों का परिष्कार, अर्थात इसका उद्देश्य होना चाहिए कि भावों का परिष्कार हो जाए। नाट्य शास्त्र में तस्मात् सुजा परम वेदम पंचम सार्ववर्णिकम, अर्थात आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। 4 वेद अभी तक हम लोगों के सामने था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार 5वां वेद नाट्य शास्त्र को कहा गया है। और हम देखें कि और भी बहुत सारी इसमें परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं सबको नहीं बता पाया। जैसे कि लोकोपदेश जनम देश जननम नाट्य में तद्विष्यति न तज ज्ञानम न तलक्षित्रपम न सा विद्या न सा कला न सा योगो न तत्कर्म नाट्ये अस्मिन् यन्न दृश्यते। और एक और है, नाटक के आनंद और विश्रामदायी तत्व को भरत मुनि ने पर्याप्त महत्व दिया है। कैसे? दुखांतार नाम श्रमार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम विश्राम जननम लोके नाट्य में तद भविष्यति। नाट्य शास्त्र 1 अध्याय के 11वें 12वें श्लोक में है। इस प्रकार उन्होंने नाटक को बाकी रचनाओं से कैसे विशेष दिखाया, बहुत विस्तार से बताया और अच्छे तरीके से बताया। इस प्रकार हम देखें कि उन्होंने और भी कहा है। क्या कहा है? देखिए, धर्मो धर्म प्रवृत्ता नाम कामः कामोपसेविनाम निग्रहो दुर्विनीतानाम मत्तानाम दमन क्रिया क्लीवानाम धाष्टर्य करणमोत्साह शूरमानिनाम प्रबोधानाम विबोधश्च वैदुष्यम विदुषमपि ईश्वराणाम विलासश्च स्थैर्य दुखार्दितस्य च अर्थोपजीविनामर्थो वृत्ति रुधिग्न चेतमास, अर्थात जो नाटक है वो किन लोगों को धर्म अर्थ और काम का भी साधक और निर्वृत लोगों की बुद्धि को ठिकाने लगाने वाला कहा है। नपुंसक भीरू और कायरों को बल प्रदान करने वाला तथा सूरों का उत्साहवर्धक बताया है। साथ ही अज्ञानियों को ज्ञान देने वाला और पंडितों को पांडित्य देने वाला, विलासियों के लिए विलास का देने वाला और दुखांत लोगों के चित्त को स्थिरता और शांति देने वाला कहा है नाटक को इस श्लोक के माध्यम से। इस प्रकार हम देखें कि पंचम वेद के साथ साथ कि नाटक से किसको किसको क्या लाभ है, अर्थात सभी को लाभ है, सबको वो कुछ ना कुछ दे ही रहा है। फिर हम आगे बढ़ें, जगबीती का वर्णन गद्य और पद्य दोनों में होता है। गुलाब राय जी कह रहे हैं कि जगबीती का वर्णन दोनों में होता है। साहित्य समाज का दर्पण ऐसे ही नहीं कहा गया है, तो दोनों में समाज में घटित होने वाली घटनाओं को दिखाया जाता है। लेकिन और गद्य की उत्पत्ति भी इन्होंने बताया कि कैसे गद्य की उत्पत्ति गद धातु से हुई है। फिर साथ में हम देखें कि दोनों में वर्णन होता है, लेकिन गद्य रूप और खास करके नाटक में हम देखें कि लोगों का जुड़ाव कैसे भाव के माध्यम से आत्मिक रूप से होता है। काव्य में संस्कृति को मुख्यता से दिखाया जाता है। काव्य में संस्कृति को मुख्य रूप से दिखाया जाता है, वो चाहे रामायण हो चाहे और रचनाएं रामचरितमानस हो। इस प्रकार से हम देखें कि उसमें संस्कृति को मुख्य आधार बनाया जाता है। और ये रामायण के राम और उत्तर रामचरित के राम, अर्थात आदि रचना आदि महाकाव्य रामायण और उत्तर रामचरित भवभूति जी की, उसमें ये दोनों के राम में अंतर दिखाते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक में
तुलसी के रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस और आचार्य केशव दास जी के रामचंद्रिका नामक रचना में हम देखते हैं कि वो रावण और अंगद संवाद को रामचरितमानस के रावण और अंगद संवाद से रामचंद्रिका के रावण और अंगद संवाद को वो श्रेष्ठ बताते हैं। अर्थात वो ऐसी प्रस्तुति करते हैं कि लोगों को लगता है कि वो सजीव है। उसी प्रकार ये भी बता रहे हैं कि रामायण के राम और उत्तर रामचरित के राम में अंतर उन्होंने बताया है। उत्तर ये रामायण के राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो है, ये भी है, लेकिन इनको अपना व्यक्तिगत उत्तर रामचरित के राम अपने व्यक्तिगत सुख दुख को भी ध्यान में रखता है बाबू गुलाब राय जी के अनुसार। फिर हम देखें उपन्यास और नाटक में व्यक्ति की प्रधानता रहता है किंतु दृष्टिकोण में अंतर रहता है। व्यक्ति की तो प्रधानता है, बिना व्यक्ति के रचनाएं स्वीकार योग्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में घटित होने वाली घटनाओं को ही रचना का आधार बनाया जाता है। तो हम देखें कहीं ना कहीं उसका संबंध तो रहेगा, लेकिन जो नाटक है वो उसको ऐसे प्रस्तुत करता है कि उसको हम सत्य मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उपन्यास का संबंध भूत से ही होता है, उपन्यास का संबंध भूतकाल से ही होता है, नाटक का भी भूतकाल से ही संबंध होता है, लेकिन जो नाटककार ऐसे प्रस्तुत करता है कि लोगों को लगता है कि वो घटनाएं भूतकाल की नहीं वर्तमान में घटित हो रही हैं। ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि लोगों को लगता है कि ये जो घटनाएं हैं वास्तव में घटित हो रही है। नाटक सभी विधाओं से सर्वोपरि है। बाबू गुलाब राय जी मानते हैं कि नाटक सभी विधाओं से सर्वोपरि है, चाहे वो गद्य के अन्य विधा हो या काव्य के अन्य विधा हो, सभी विधाओं से उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कहा है, इसीलिए काव्येषु नाटकम रम्यम कहा है। नाटक के मुख्य 3 तत्व इनके अनुसार है, गुलाब राय जी के अनुसार। वस्तु अर्थात नाटक लिखने के लिए वस्तु होनी चाहिए, एक नायक का निश्चित होना चाहिए और उससे रस मिलना चाहिए। जो श्रोतागण है, जो पाठक है, उनको, जो देखने वाले उनको रस का अनुभव होना चाहिए, तभी वो आत्मिक रूप से जुड़ पाएगा और घटनाओं को वो सही दृष्टि से समझ पाएगा। शिक्षा और उपदेश अर्थात नाटक से हमें क्या शिक्षा मिलता है? कांता सम्मित तयोपदेश युजे की उक्ति को सार्थकता मिलती है। इस प्रकार हम देखें कि नाटक से हमें क्या मिलता है, कम से कम भारतीय नाटकों में, पाश्चात्य नाटकों में भी दिखाई देता है। नाटक में महाकाव्य और उपन्यास जैसी बाह्यार्थता रहती है, किंतु पात्रों की प्रगीत काव्य जैसे भावपरायणता भी रहती है। और ये इसी उक्ति को सार्थक करता है, कांता सम्मित तयोपदेश युजे। नाटक में उपन्यास किसी वास्तविकता के साथ महाकाव्य से आदर्श की व्यंजना रहती है। मतलब दोनों चीजें उसमें है। देखिए, उपन्यास भी है नाटक में और महाकाव्य भी है। नाटक एक साथ मनोरंजन और शिक्षा का कारण बन जाता है। नाटक में एक साथ मनोरंजन भी हो जाता है लोगों का और शिक्षा भी मिल जाती है। इस प्रकार हम देखें काव्येषु नाटकम रम्यम निबंध के माध्यम से बाबू गुलाब राय जी नाटक का कैसे वो महिमा मंडन करते हैं, नाटक को कैसे वो बाकी विधाओं से श्रेष्ठ बताते हैं। ये एक बड़े आलोचक है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है, लेकिन इनके निबंध को भी आप देखिए कि इन्होंने कितनी बारीकी से इन चीजों की चर्चा की है, देखा है, और देखने के बाद कैसे विद्वत तरीके से, बहुत बारीकी से कैसे उन्होंने नाटक को बाकी विधाओं से अलग बताया। और निश्चित ही मुझे लगता है कि ये जो बिंदु है आपको काम में आएगा और निश्चित है आप इसके माध्यम से इसको समझ पाएंगे। धन्यवाद।